नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक अध्याय जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का संपूर्ण और गहन अध्ययन करने जा रहे हैं। और मैं डंके की चोट पर ये कह सकता हूं कि इस वीडियो में आपको इस पाठ का एक्सप्लेनेशन जिस गहराई और जिस तथ्यों के साथ मिलेगा, पूरे YouTube पर आपको ऐसा वीडियो उपलब्ध नहीं होगा। तो शुरू करते हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का गहन और संपूर्ण अध्ययन। यहाँ देखिए, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप किन किन बिंदुओं से अवगत हो पाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रशिक्षणार्थी है वो पाठ के मुख्य बिंदु से अवगत होंगे, अर्थात हम लोगों ने इसे टाइमलाइन के हिसाब से समझाने का प्रयास किया है। बचेंद्री पाल के व्यक्तित्व और कृतित्व को जान सकेंगे। पर्वतारोहण से जुड़ी जानकारियां अर्थात माउंटेनियरिंग से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। समूह में कार्य करने के लाभ के बारे में जान सकेंगे। समूह में कार्य करना अर्थात टीम वर्क। सफलता के लिए अनवरत मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको लगातार कंटिन्यूअस मेहनत करनी ही पड़ेगी। अन्य जानकारियों से भी, एडिशनल इंफॉर्मेशन से भी आप रूबरू होंगे, परिचित होंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले इस पाठ से जुड़े कुछ सवाल हमेशा हमारे मन में कौंधते हैं और वो सवाल कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। और सवाल सचमुच ऐसे ही होते हैं कि इसका खर्च कौन उठाता है, या खर्च कितना आता है, आरोहण क्यों होता है। तो इन सभी सवालों का संक्षिप्त उत्तर देते हुए हम लोग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, खर्च होता है कम से कम 40 से 50 लाख पर पर्सन। और आरोहण क्यों किया जाता है, माउंटेनियरिंग क्यों की जाती है, तो कुछ लोगों में आरोहण करने की इच्छा होती है, एडवेंचर करने का मन होता है, और आरोहण अब एक प्रकार का व्यवसाय भी बन चुका है। माउंट एवरेस्ट में जो आरोहण किया जाता है वो केवल मार्च और मई में ही होता है, क्योंकि इसी समय वहाँ थोड़ी गर्मी होती है और आरोहण संभव हो पाता है। बर्फ़ क्यों है वहाँ? देखिए, जैसे जैसे हम लोग हाई अल्टीट्यूड में जाएंगे, ऊंचाई की ओर जाएंगे, तो वायुमंडल में ठंडक बढ़ती जाएगी और इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ बर्फ़ फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, इसका नाम एवरेस्ट ही क्यों रखा गया? देखिए, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर जॉन एवरेस्ट, और इन्होंने ही सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई निर्धारित की कि ये कितनी ऊंची है, और इन्होंने पाया 8,848 मीटर, लगभग लगभग 9 किलोमीटर के आसपास। इसीलिए इनके नाम पर इस पर्वत श्रेणी का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। और माउंट एवरेस्ट से पहले ये जाना जाता था XV, जिसे हम लोग 15 कहते हैं। आरोहण की अवधि कितनी होती है? तो देखिए, आरोहण की अवधि 6 से 9 वीक्स, याद रखिएगा, 6 से 9 वीक्स के बीच होती है। पहली महिला कौन है? देखिए, ये सवाल नॉर्मली आपके और मेरे मन में आ सकता है कि विश्व की पहली महिला कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट समिट किया। तो ये है जनको तबई। मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिए, जनको तबई। इसकी राष्ट्रीयता जो है वो जापान है, अर्थात ये जापान की महिला है। इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले समिट किया और ये रिकॉर्ड अपने नाम रजिस्टर करवा लिया। बचेंद्री पाल का जो नंबर है वो 5वां नंबर है। जनको तबई के बाद चीन की एक महिला, उसके बाद जर्मनी की, उसके बाद पोलैंड की, और फिर भारत की बचेंद्री पाल। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट किया। खुल्लर का पूरा नाम क्या है? तो दर्शन कुमार खुल्लर। रास्ता कैसा है या निर्माण, अभी हम लोग इस पर आते हैं। कुल 7 कैंप लगाए जाते हैं जिसको अभी हम लोग देखेंगे। 1984 दल के कितने सदस्य थे अभी हम लोग देख लेंगे। कोल मतलब क्या होता है? पाठ में एक शब्द आया है साउथ कोल। तो देखिए, जब दो पिक के बीच, पिक मतलब दो चोटी के बीच थोड़ी सी समतल जमीन आती है, जैसे ये एक पिक है, ये एक पिक है, और इन दोनों के बीच जब दो
थोड़ी सी समतल ज़मीन आती है जहाँ पर आरोही कैंप लगा सकते हैं, टेंट लगा सकते हैं, शिविर लगा सकते हैं, सुस्ता सकते हैं, आराम कर सकते हैं, रात बिता सकते हैं, खाना बना सकते हैं, उसी को हम लोग कोल कहते हैं। ओके, लाइफ रिस्क बहुत ज़्यादा है। अच्छा, खर्च कौन उठाता है? भारत में एक कंपनी है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, वो मैक्सिमम टाइम माउंटेनियरिंग से जुड़े अभियानों का खर्च उठाती है। अच्छा, अब निर्माण कैसे हुआ? कोई ये पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट का निर्माण कैसे हुआ? तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि पहले जो ये पृथ्वी थी ना, ये पृथ्वी, ये जो आप देख रहे हैं, इसके सारे महादेश जो है वो आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले, 25 करोड़ साल पहले, इनमें कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स थे जिनमें परिवर्तन आया, जिसके कारण ये डिवाइड होने लगे। ये देखिए, इस तरीके से ये लोग डिवाइड होने लगे, आप देख सकते हैं। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, यही है भारत का हिस्सा। ये डिवाइड होने लगा, देखिए यहाँ पर विस्तार से डिवाइड होते 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 आप देखिए, ये भारत वाला हिस्सा है, ये भारत वाला हिस्सा है, और ये श्रीलंका डिवाइड होने लगा, और ये कुछ गति के साथ इधर मिलने लगा। और मिलने के बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये गया, और एक तेज झटके के साथ दूसरे स्थलखंड से ये जुड़ता है। और जो क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो क्रिया प्रतिक्रिया आपको दिखाई पड़ रही है, यही क्रिया प्रतिक्रिया माउंट एवरेस्ट के निर्माण की वजह है। ये देख लीजिए, और इसी तरीके से माउंट एवरेस्ट का हो गया निर्माण। अब एक और बात सामने आती है कि रास्ता, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कैसे है? तो 3D मैप के जरिए हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, ये माउंटेन व्यू लिया गया है रास्ते का। ये जो भी देख रहे हैं आप, ये माउंटेन व्यू है, और यहीं से इन लोगों की जर्नी शुरू होती है, जितने भी माउंटेनियर होते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इस जगह का नाम है लुकला, और लुकला में आप देख सकते हैं यहाँ एक विमान का चित्र बना गया है, अर्थात यहाँ पर एयरपोर्ट है, यहाँ पर एयरपोर्ट है। यहाँ से ही नॉर्मली जर्नी की शुरुआत होती है। ठीक है, ये हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं नारंगी रंग का जो एक रेखा जो स्वतः ही बढ़ रही है, वो ये बता रही है कि यही रास्ता है। और हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक जगह पाते हैं नमछे बाज़ार। ये रहा नमछे बाज़ार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नमछे बाज़ार है वो एक रिहायशी इलाका है, अर्थात लोग यहाँ रहते हैं। लोग यहाँ रहते हैं, और ये बहुत बड़ा इलाका भी है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते, यही नमछे बाज़ार 3440 मीटर की ऊंचाई पर, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन आपको मिलेगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते बढ़ते अब हम लोग आ जाते हैं सीधे बेस कैंप की ओर। जी, ये रहा बेस कैंप, ये रहा आपका बेस कैंप। और यहाँ पर आप एक कैंप का निशान भी देख सकते हैं। ये है बेस कैंप, और कैंप का आप निशान भी देख रहे हैं। यहीं पर से वास्तविक जर्नी शुरू होती है। याद रखिएगा, बेस कैंप से ये पिक तक पहुंचने के लिए, अर्थात यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये देखिए यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको 22.7 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि रास्ते बड़े घुमावदार होते हैं। इसीलिए है तो देखा जाए तो केवल 3 से 4 किलोमीटर का अंतर, लेकिन इस 3 से 4 किलोमीटर के अंतर या फासले को कवर करने के लिए आपको 22.7 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। और यही है बेस कैंप। और यहाँ से जब हम लोग चलते हैं, देखिए बेस कैंप दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ से हम लोग चलेंगे
तो देखिए ये जो आपको दिखाई पड़ा ये खुम्बू आइसफॉल, चूँकि ये इस रास्ते का सबसे निचला हिस्सा है, इसीलिए जब पहाड़ों से बर्फ़ गिरती है या पिघल कर नीचे आती है तो इसी रास्ते से आती है और इसी को हम लोग खुम्बू हिमपात या खुम्बू आइसफॉल कहते हैं। और अगर यहाँ पर आरोही सावधानी न बरते तो उनकी मृत्यु निश्चित है, जैसा कि पाठ में हम लोगों ने देखा कि रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते खुम्बू, और यहाँ पर देख लीजिए तरह तरह के कैंप आएंगे। ये देखिए तरह तरह के कैंप, ये देखिए कैंप वन के नीचे आप देखिए कैंप का सिंबल भी बना हुआ है। यहीं पर कैंप लगाया जाता है क्योंकि लगातार जर्नी तो कोई कर ही नहीं सकता। उसके बाद आप देखिए यहाँ कैंप 2, ये कैंप 2, ये रहा कैंप 3, ये देखिए ये कैंप 3 यहाँ लगाया गया है। और ये है लोहत से कहने का मतलब हुआ यहाँ से बड़े बड़े हिमपिंड अचानक और लगातार गिर पड़ते हैं और खुम्बू आइसफॉल को और भी बढ़ोतरी या गति प्रदान करते हैं। और ये है कैंप 4, ठीक है, ये कैंप 4, कहीं कहीं ये साउथ कोल लिखा रहता है। और यहाँ देखिए ये एक पिक है और ये एक पिक है और इसके बीच की जो जगह है यहाँ पर कैंप लगाया जा सकता है, कैंप 4। और फिर हम लोग इस रिज को, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं यही है आपका रिज। और इसी को पार करने के बाद फाइनली आप माउंट एवरेस्ट समिट करते हैं ये वाले हिस्से पर। ये रहा माउंट एवरेस्ट यहाँ पर 8,848 मीटर। ये तो ये था इसका रास्ता। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु की तरफ। इस पार्ट को हम लोग टाइमलाइन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। 7 मार्च 1984 दिल्ली से ये अभियान शुरू होता है और 23 मई 1984 शिखर पर अर्थात माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ये अभियान समाप्त होता है। लेकिन इन दो टाइम लाइनों के बीच बहुत सारे टाइम लाइन हैं जो कुछ इस तरीके से यहाँ मेंशन किए गए हैं, हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए 7 मार्च को आखिर हुआ क्या। देखिए 7 मार्च को जो एक अभियान दल है एवरेस्ट 84, उस अभियान दल का नाम रखा गया था, वो दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना होता है। और इस अभियान दल में कुल 8 महिलाएं थी। जी हाँ, नाम यहाँ देख लीजिए, डॉक्टर मीना अग्रवाल, बचेंद्री पाल, रीता गोम्बू मारवाह, चंद्रप्रभा एटवाल, रेखा शर्मा, हर्षवंती बिस्त, सारावती प्रभु और डॉक्टर मीनू मेहता। डॉक्टर मीना अग्रवाल वास्तव में डॉक्टर थी, चिकित्सक थी, और उन्होंने ये अभियान इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि भारत की यह पहली एक्सपेडिशन थी, पहला अभियान था जिसमें महिलाएं माउंट एवरेस्ट समिट कर रही थी। और अगर इनकी तबीयत विपरीत परिस्थितियों में ख़राब हो जाए तो इनके लिए एक डॉक्टर उपलब्ध रहे, इसीलिए ये इन ग्रुप में शामिल थी। तो ये थी कुल महिलाएं। और पुरुषों में थे टोटल 12 पुरुष। दर्शन कुमार खुल्लर ये नेता थे और बाकी जितने भी थे ये उपनेता और आरोही थे। और इसके साथ इन सभी का सामान ढोने के लिए, बेस कैंप तक पहुंचाने के लिए, खाना बनाने के लिए 40 शेरपा भी इस अभियान दल में शामिल थे। और इन सब पर होने वाले खर्च को जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया वो थी टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। ये टाटा की एक कंपनी है। ओके, इसके बाद क्या हुआ, ये लोग हवाई यात्रा करके न्यू दिल्ली से काठमांडू पहुंचते हैं। और काठमांडू पहुंचने के बाद नमचे बाज़ार, जो अभी मैंने दिखाया था आपको, नमचे बाज़ार पहुंचते हैं। और यहीं से ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट देखती है। कौन? बचेंद्री पाल। और उन्हें क्या बहुत अच्छा लगता है, विस्मित करने वाला लगता है, वो है बर्फ़ का फूल, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्लूम कहते हैं। और ये 150 किलोमीटर की रफ्तार या उससे भी अधिक गति से जब पहाड़ों पर हवाएं चलती है तो सूखे बर्फ़ उड़ने लगते हैं और इस तरीके का सुंदर दृश्य बन जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा ही आपको दृश्य दिखता है वहाँ पर, इसे ही हम लोग बर्फ़ का पूल कहते हैं। ये देखिए,
ये आप देख सकते हैं किस तरीके से उड़ रहा है, यही है बर्फ़ का फूल। और हाँ, इसे अंग्रेजी में प्लूम कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होती है, प्लूम। अब देखिए, ये देखिए, यही है बर्फ का प्लूम, जिसे देखकर लेखिका बचेंद्री पाल बहुत उत्साहित हो गई। तो ये था 7 मार्च 1984 पहला टाइमलाइन। उसके बाद अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइमलाइन पर, जो है 26 मार्च। देखिए, 26 मार्च 1984 को जो मुख्य मुख्य घटनाएं हुई, उनका संक्षिप्त ब्यौरा यहाँ दिया गया है। जैसे सबसे पहले ये लोग पेरिस पहुँचते हैं और यहीं से इन्हें विशेष चढ़ाई करनी थी। याद रखिएगा, इस जगह का नाम है पेरिस, लेकिन कुछ लोग इसको पेरिस समझ लेते हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो पेरिस ब्लैक बोर्ड में लिख कर दिखाइएगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो उच्चारण और स्पेलिंग विशेष रूप से अपने जहन में रखिएगा। पेरिस कब पहुंचते हैं? 26 मार्च 1984 के दिन। और यहीं पर इन्हें खुम्बू हिमपात देखने को मिलता है, जिसका वर्णन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सुना था। यही है खुम्बू हिमपात, सबसे निचला हिस्सा। और जब खुम्बू हिमपात होता है तो आप देख सकते हैं बर्फ़ कुछ इस तरीके से गिरती है। ये सवाल उठ भी सकता है कि ये जो खुम्बू हिमपात है, खुम्बू हिमपात जो है, ये ऐसे क्यों गिरता है? तो देखिए, गर्मी के मौसम में क्या होता है, मार्च से मई के बीच में बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। पिघलते समय वो हलचल पैदा करती है, और हलचल पैदा करने के कारण, वाइब्रेशन होने के कारण, बर्फ़ के बड़े बड़े हिमपिंड अचानक गिर जाते हैं, जो खुम्बू हिमपात का रूप धारण करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बर्फ़ आपको गिरती हुई दिखाई देगी, और आपको जिस रास्ते को अख्तियार करके जाना है वो रास्ता भी यही है। इसीलिए ये थोड़ा खतरनाक साबित होता है। अब हम लोग आते हैं शेरपा कुली की मौत। देखिए, इसी खुम्बू हिमपात के वजह से 4 शेरपा गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, और एक शेरपा कुली की मौत हो गई थी। अर्थात अभी तक माउंट एवरेस्ट की शुरुआत भी अच्छे से नहीं हुई है, और एक दुखद समाचार आरोहियों के सामने आ रहा है कि 4 शेरपा घायल हो गए और एक की मौत हो गई। हृदय में डर का संचार होना स्वाभाविक है। इसके बाद जब शेरपा कुली की मौत हो जाती है और एक विषाद, एक डर, एक मातम सा आरोहियों के बीच छा जाता है, तो नेता खुल्लर अपनी ओजस्वी वाणी में कहते हैं कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को, और कभी कभी तो मृत्यु भी, आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। नेता है, बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे। और नेता खुल्लर, उनका पूरा नाम है नेता दर्शन कुमार खुल्लर, और ये प्रिंसिपल थे कहाँ के? तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के ये प्रिंसिपल रह चुके थे। ओके, इसके बाद उपनेता प्रेमचंद जी, उपनेता प्रेमचंद एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैंप 1, अर्थात टोटल जितने भी कैंप लगाए गए हैं उसकी शुरुआत होती है कैंप 1, जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक ऊपर है। वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया गया है, अर्थात बाकी के शेरपा मिलकर कैंप 1 तक पहुँचने का रास्ता साफ कर चुके हैं। अब आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देना चाहता हूँ, ये शेरपा क्या है? तो देखिए, वास्तव में एक होता है सर, जिसका होता है पूर्व, और एक शब्द है पा, जिसका मतलब होता है लोग। ठीक है, तो सरपा बोल बोल कर ये हो गया शेरपा, और तिब्बत भाषा में शेरपा का मतलब हुआ पूरब के लोग, पूर्वी लोग। और ये लोग शरीर से बहुत बलिष्ठ होते हैं, और इन लोगों का मुख्य जो कार्य है वह सामान ढोना और उसे पहाड़ की ऊंचाइयों तक पहुंचाना ही होता है। अच्छा, तो ये था 26 मार्च 1984 के दिन जो मुख्य मुख्य घटनाएं घटी वो। अब हम लोग आते हैं बेस कैंप में क्या क्या घटा। तो देखिए, जब ये लोग बेस कैंप पहुंचते हैं तो बेस कैंप कुछ ऐसा होता है
यहाँ का जो एरिया है वो बड़ा समतल है और वास्तविक कठिनाइयाँ माउंट एवरेस्ट के आरोहण में यहीं से शुरू होती है। यहाँ एक विशेष जानकारी मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ कि माउंट एवरेस्ट जो भी आरोही चढ़ता है वो किसी भी कीमत पर सफ़ेद उजले या वाइट रंग के कपड़े पहनकर या उपस कर या कॉस्ट्यूम पहनकर नहीं चढ़ेगा। वो एंटी वाइट या कॉन्ट्रास्ट टू वाइट कलर पहनकर ही चढ़ेगा, क्योंकि अगर माउंट एवरेस्ट में कोई दुर्घटना घट जाती है और अगर उसने वाइट कलर के उपस्कर पहने हुए हैं तो वो नज़दीक रहने पर भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब भी कोई माउंट एवरेस्ट समिट करता है तो वो कोई भी रंग का पहन लेगा जो सफ़ेद का अपोजिट होगा या सफ़ेद में इजीली विजिबल होगा। तो ये बेस कैंप पहुंच जाते हैं, यहाँ कैंप लग जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद एक दूसरी मौत की सूचना मिलती है और वो है एक रसोई सहायक की, जो अनुकूल वातावरण न होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। ओके, फिर खुम्बू हिमपात के बारे में पता चलता है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले खुम्बू हिमपात के बारे में सुना। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यही है खुम्बू आइस फॉल। ये देखिए, यही है खुम्बू आइस फॉल। यही जो रास्ता है वो सबसे निचला रास्ता है और पहाड़ों से कुछ भी अगर स्लाइडिंग होती है तो वो नीचे की ओर आती है और खुम्बू हिमपात का रूप धारण कर लेती है। ओके, अब आते हैं प्रशिक्षण पर। ठीक है ना, प्रशिक्षण पर। तो इस पाठ में जो प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही थी वो थी डॉक्टर मीनू मेहता। उन्होंने तो सबसे पहले देखिए, बड़े बड़े हिमविदर कुछ इस तरीके के होते हैं और ये रस्सियों का प्रयोग करना भी बताया था। याद कीजिए, मीनू मेहता ने नायलॉन की रस्सियों का प्रयोग करना बताया था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि सीढ़ियों का कैसे प्रयोग किया जाए। तो देखिए, यहाँ सीढ़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये सीढ़ियों का प्रयोग करके इस बड़े से हिमविदर को पार करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसे करके ये लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ा ही रिस्की है। आपकी छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन फिर भी एडवेंचर के लिए लोग ऐसा करने को तत्पर हो जाते हैं। ये देखिए, हिमविदर के बीच ये लोग पार करते हुए, ये देखिए पार कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा हिमविदर है। ये देखिए, इतने बड़े हिमविदर हैं। अगर कोई गलती से इसके अंदर गिर गया तो उसका रेस्क्यू लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, और इस हिमविदर को पार करके ही आप माउंट एवरेस्ट तक पहुंच पाएंगे। ये देखिए, हिमविदर ये पार कर रहे हैं और फाइनली इन्होंने पार कर लिया। और अगर स्थिति जब खराब होती है और जब आप हिमविदर को पार कर रहे होते हैं और अगर स्खलन हो गया, ठीक है, अगर स्खलन हो गया, देखिए ये पार कर रहा है और अगर स्खलन हो जाता है तो स्थिति कैसे होती है। देखिए, वो आदमी गिर सकता है, उसकी मौत हो सकती है। तो हम लोग आगे नहीं देखते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं कैंप 1 पर। तो देखिए, ये रहा कैंप 1। ठीक है, ये रहा कैंप 1 और कैंप 1 तक पहुंचने वाली केवल 2 ही महिलाएं थी, बचेंद्री पाल और रीता गोम्बू। यही 2 महिलाएं थी जी जो माउंट एवरेस्ट की ओर लगातार बढ़ रही थी। बाकी महिलाएं अभी तक बेस कैंप में थी। ओके, और इसी बेस कैंप में मुलाकात होती है तेंजिंग नोर्गे से। किसकी? बचेंद्री पाल की। वो अपनी सबसे छोटी बेटी डेकी के साथ आरोहियों से मिलने आए थे और हौसला अफजाई करते हुए कहा कि तुम तो बिल्कुल पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में माउंट एवरेस्ट समिट कर लेना चाहिए। ओके, अब हम लोग आते हैं टाइमलाइन चौथे पर, जो है 15-16 मई। एक बात यहाँ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो यह कि हर सफलता के पीछे पीड़ा होती है, दर्द होता है, संघर्ष होता है और कोई ना कोई ट्विस्ट होता है। सफलता आपको इतनी आसानी से नहीं मिल सकती।
आप यहाँ देखिए 15-16 मई बुद्ध पूर्णिमा की रात हुआ क्या। बचेंद्री पाल और रीता गोम्बू कैंप 3 में हैं, सफलतापूर्वक कैंप 3 पहुंच गए हैं, कैंप 3 में हैं। लेकिन उसी समय एक हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन कैसा होता है आप देखिए, इस तरीके से बर्फ़ गिरती है, ठीक है। और ये ऐसी भयावह रूप से गिरती है, ऐसी भयावह रूप से, देखिए ऐसी भयावह रूप से गिर रही है ये, देखिए लग रहा है धुआं है, लेकिन देखिए यहाँ आपको पत्थर भी मिलेंगे, देखिए इस तरीके की। और ऐसा ही कुछ हुआ था जी, ऐसा ही कुछ हुआ था रात के समय, ठीक है। रात के समय एक दुर्घटना घटी कि एक बहुत बड़ा हिमपिंड लोहत्से से गिरा और बचेंद्री पाल के सिर के पिछले हिस्से में टक्कर मारता हुआ उसे बर्फ के कब्र में दफनाता हुआ पार हो गया। वो तो भला हो लोब्सांग का, जिसने यहाँ देखिए बचेंद्री पाल को बर्फ की कब्र से निकाला और फिर से बचेंद्री पाल चढ़ाई करना शुरू करती है। यहाँ एक बात और देखिए, इस घटना के बाद बहुत सारे पुरुष आरोही, महिला आरोही घायल हो जाते हैं और उन्हें बेस कैंप में ले जाया जाता है हाथ से बने स्ट्रेचर पर, और उन्हें फिर सुरक्षित नीचे पहुंचाया जाता है, क्योंकि वो जख्मी हो गए और कितनी की हड्डियां टूटी और वो अब चढ़ाई करने लायक नहीं थे। इसके बाद हम लोग आते हैं साउथ कोल कैंप पर। तो देखिए साउथ कोल कैंप पहुंचकर अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई करनी थी बचेंद्री पाल को, लेकिन उन्हें जिनके साथ चढ़ाई करनी थी वो अभी तक पीछे थे। इसीलिए उनकी मदद करने के उद्देश्य से बचेंद्री पाल तूफानी वातावरण में भी नीचे उतरती है, ठीक है। बचेंद्री पाल यहाँ पहुँच चुकी है कैंप 4, और यहाँ से अब माउंट एवरेस्ट की जो दूरी है वो बहुत कम है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अब ये क्या करती है, यहाँ से वो नीचे उतरती है ताकि अपने अन्य आरोहियों की मदद कर सके। और इसके लिए वो क्या करती है ना, ये जो जूस का और कॉफ़ी का थर्मस लेकर नीचे उतरती है। नीचे उतरने के दौरान जेनेवा स्पर के आसपास इसकी मुलाकात होती है जय और की से। अब ये जय और की कौन है, तो जय बहुगुणा और मेजर किरण आई कुमार, ये दोनों इससे कहते हैं कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम उठाई क्यों, तुम तो ऑलरेडी कैंप 4 पहुंच चुकी हो, तुम्हें वहीं रहना चाहिए। तो अपनी टीम भावना, समूह भावना, दल भावना का परिचय देते हुए बचेंद्री पाल कहती है कि मैं भी एक आरोही हूँ और मुझे दूसरे आरोहियों का भी ख्याल रखना है, इसीलिए मैं उनकी मदद करने के लिए नीचे आई। और इसके साथ फिर ये लोग अंतिम दिन की चढ़ाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं शिखर कैंप पर। तो देखिए ये रहा शिखर कैंप। वो लोग तो सही समय पर नहीं पहुंच पाते जिनके साथ बचेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, इसीलिए बचेंद्री पाल अंगदोर जी के साथ माउंट एवरेस्ट समिट करने को तैयार हो जाती है। हालांकि अंगदोर जी जो है वो बिना ऑक्सीजन के दूसरी बार माउंट एवरेस्ट समिट कर रहे हैं, और बिना ऑक्सीजन के चढ़ने की वजह से पैरों के ठंडे हो जाने का खतरा बना रहता है, क्योंकि मुंह खुला रहेगा। और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो जो अंग हृदय से ज़्यादा दूर होता है वो जल्दी ठंडा होता है, जैसे पैर जल्दी ठंडे हो जाएंगे, हथेलियाँ जल्दी ठंडी हो जाएंगी। जो अंग हमारे हृदय से जितना दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा। लेकिन फिर भी बचेंद्री पाल अंगदोर जी के साथ एवरेस्ट की यात्रा करने को तैयार हो जाती है, और ये लोग सुबह 6:20 पर वहाँ से निकल जाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान ये 1:07 पर, जी हाँ 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पहुँच जाते हैं, और बचेंद्री पाल बन जाती है भारत की पहली महिला
माउंट एवरेस्ट समिट करने वाली। वहाँ पर ये छोटी सी पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए 23 मई 1984 1:07 पर बचेंद्री पाल एक इतिहास रच देती है। देखिए, और जितने आरोही भी माउंट एवरेस्ट समिट करने निकले थे उनमें से केवल एक महिला ही माउंट एवरेस्ट समिट करती है और 4 पुरुष ही। महिला बचेंद्री पाल और अंग दोरजी बिना ऑक्सीजन के दूसरी बार, दोरजी लाहटू, फू दोरजी और सोनम पुलजर, बाकी सब नीचे के नीचे ही रह गए, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा 15-16 मई की रात को जो दुर्घटना हुई उस दुर्घटना में बहुत सारे आरोही घायल हो गए थे। ओके, और इसके बाद इन्होंने रच दिया इतिहास। ये देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमन ऑन एवरेस्ट। इस अभियान दल को श्रीमती इंदिरा गांधी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था, और यही है, आप देख सकते हैं, बचेंद्री पाल, और यह है रीता गोम्बू मारवा और बाकी अन्य। ये पुरस्कार लेती हुई इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिल गए, पद्म विभूषण भी मिल गया, पद्मश्री भी मिल गया, अर्जुन पुरस्कार भी मिल गया। ये देखिए, ये आरोहण के क्षेत्र से अभी तक जुड़ी हुई हैं। ये है, देखिए, ये रहा, और यहाँ पर इन्हें मिला और स्टिल कंटिन्यू। यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपसे करना चाहूँगा, और वो विशेष बात यह है कि जब ये अभियान दल आया तो यहाँ पर बुक में आप देखेंगे नाम मेंशन है गगन बिस्सा, लेकिन ये गगन बिस्सा नहीं है, ये मगन बिस्सा है। और इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। वास्तव में ये मगन बिस्सा जी हैं, लेकिन पुस्तक में, एनसीईआरटी की पुस्तक में ये गलत टाइप हो गया है गगन बिस्सा के रूप में, लेकिन है ये मगन बिस्सा। और कुछ ही दिन पहले इनकी मृत्यु भी हो गई, और ये स्नो टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये देखिए, ये मगन बिस्सा जी बैठे हुए हैं, और ये तेंजिंग नोर्गे के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए, ये मगन बिस्सा लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये जो अभी, ये देखिए, एडवेंचर का सर्वोच्च तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड मगन बिस्सा को, ये है मगन बिस्सा, लेकिन पुस्तक में गगन बिस्सा लिखा हुआ है। आप इसे थोड़ा सा देखेंगे और वास्तव में यही है मगन बिस्सा जी। हाँ, मैंने इससे जुड़े 4 ईमेल एनसीईआरटी को किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ कार्यवाही उस पर हुई नहीं है। देखते हैं, अगर आने वाले दिनों में कुछ कार्यवाही हुई तो एनसीईआरटी की पुस्तक में ये बदलाव ज़रूर आएगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो के समापन की ओर पहुंच चुके हैं। और हौसले जिनके हिमालय से बड़े होते हैं, एवरेस्ट भी उनके आगे बौने होते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको इस पार्ट से जुड़े प्रश्नोत्तर चाहिए तो आप avinashsolutions.com पर आ सकते हैं। आपको वहाँ इस पार्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।